अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। बहुत ही आम खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट में भी मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत हुई, उसका अहवाल भी बड़ा दिलचस्प। और दूसरी तरफ आज बड़ा फैसला आना था इद्दत केस के हवाले से, जहां पर सज़ा मुअत्तल करने की दरख्वास्त की थी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा ने, जिस पे आज फैसला सुनाया गया, जो कि 2 रोज़ कबल महफूज किया गया था। और आपको पता है जो फ़ैसला महफूज होता है वो आमतौर पर गैर महफूज ही होता है, लेकिन खैर फ़ैसला जो आना था वही आया, जो कि मैं आपको पिछले कई वीलॉग्स में बता रही थी। तो बिल्कुल ऐन तवक्को के मुताबिक ही फ़ैसला आया। आगे क्या है, पीटीआई को क्या करना पड़ेगा, किस तरह इमरान खान की रिहाई होगी, इसके ऊपर आज वीलॉग में बात भी करेंगे। और इसके साथ साथ थोड़ी इसमें ज़िक्र भी करेंगे शामिल बोलिविया में जो एक कारनामा किया है वहाँ के सदर ने अवाम की हिमायत से, तो उसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। और कैसे वो पाकिस्तान के मौजूदा जो हालात हैं उसके तनाजुर में कोई उसका रेलेवेंस है या नहीं है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले इद्दत केस की ही बात कर लेते हैं। एज एक्सपेक्टेड ये तयशुदा बात थी, फ़िलहाल इमरान खान को रिहा नहीं किया जाएगा। और उसके बाद ये भी बात तयशुदा थी कि अगर इस केस में फ़ैसला मुअत्तल होता भी तो भी इमरान खान साहब की किसी और केस में गिरफ्तारी जो थी वो बिल्कुल तयशुदा थी। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि फ़ैसला ही वही आया जो मैं आपको बता चुकी थी कि जज साहब मुझे नहीं लग रहा है कि सज़ा मुअत्तल करेंगे। तो पीटीआई को मजुक्का साहब ने धोखा दे दिया है। और आप कह सकते हैं कि उनके भी लॉयर्स को, बेशक वो ज़ाहिर है बज़ाहिर पब्लिकली तो ये कहते हैं कि जी उम्मीद है हमें ये वो, लेकिन सच्ची बात ये कि उन्हें भी पता था कि यही फ़ैसला आना है। तो ख़ावर मानिका साहब के वकील के जो दलाइल हैं बज़ाहिर उनसे मुतासिर हुए जी मजूका साहब, और उन्होंने कहा कि सज़ाएं फ़िलहाल मुअत्तल नहीं की जाएंगी। लेकिन बहरहाल चूँकि 1 महीने का वक्त दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि इस केस के ऊपर मेरिट के ऊपर ही फ़ैसला कर लिया जाए, तो अब अगले महीने इस केस में मेरिट के ऊपर ही फ़ैसला हो जाएगा, जो कि मेरा ख्याल है 17 जुलाई बनती है। तो लेट्स सी कि 17 जुलाई को इस केस का मुकम्मल फ़ैसला जो आएगा वो क्या पीटीआई के हक़ में, इमरान खान के हक़ में आएगा या फिर ख़ावर मानिका के हक़ में आएगा, तो ये हमें उस दिन पता चलेगा। ये मुमकिन है कि उस दिन भी ये फ़ैसला बरकरार रखा जाए और बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही इस सारे केस को उड़ाए। इसके अलावा तो इस केस का कोई मुकद्दर है नहीं, अल्टीमेटली तो इसने ख़त्म ही होना है। लेकिन असल मसला ये है कि जितनी देर इस तरह के फ़जूल केसेस में इमरान खान साहब को पाबंद सलासल रखने का फ़ैसला है, असल चीज़ वो है। बाकी इन केसेस की क्या हैसियत है वो सब जानते हैं। ख़ुद PMLN के लोग भी इस केस का, कम अज़ कम इद्दत केस का, तो वो भी दिफा नहीं करते और वो भी इस पे बात करना पसंद नहीं करते। ये इतना शर्मनाक केस है। कल फवाद चौधरी साहब भी ये बात कर रहे थे कि सबसे पहले अगर आप ये हीट कम करना चाहते हैं या किसी तरह भी हालात में कशीदगी ख़त्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये शर्मनाक के केस जो है इसको ख़त्म करना चाहिए और इसके बनाने वालों को माजरत करनी चाहिए, फिर कुछ सोचना चाहिए कि आगे इसके ऊपर कोई बात हो। लेकिन जैसे कि हम पिछले 2 साल से ये देख रहे हैं कि एक अजीबो गरीब किस्म की फस्तायत भी है और बेशर्मी भी है, तो दोनों का जो मिलाप है वो इस वक्त अपने उरूज पर है। इस वजह से इस केस में अभी तक सज़ा बरकरार है। बाकी छोटे जजेस से आप क्या उम्मीद रखते हैं? वो बेचारे इतने तगड़े होते भी नहीं हैं कि बहुत ज़्यादा दबाव बर्दाश्त करें या ताकतवरों के ख़िलाफ़ फ़ैसले दें। कोई होते भी हैं जो छोटे जजेस भी होते हैं, मजिस्ट्रेट भी हों, सेशन जज भी हों, इसके बावजूद भी बाज़-औक़ात हिम्मत दिखा जाते हैं, लेकिन वो बड़े कम ही होते हैं। तो आम तौर पर ये बेचारे इसी तरह होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अपने इंडिपेंडेंट फ़ैसले इस तरह के बड़े केसेस के मामलात में उस तरह से नहीं कर पाते। तो इसलिए जज साहब से क्या कहें और क्या ना कहें, लेकिन अगर आपके पास तारीख़ में मौका आए तो बाज़ औक़ात आप बहुत छोटी कुर्सी पर भी बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे सकते हैं। और क्या होगा, आप देख रहे हैं कि वो सरगोदा का भी जज, एक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जज है, वो भी तो खड़ा हुआ है। तो आज उसने भी वहाँ पर राह रास्त पर लाने का फ़ैसला किया हुआ है अगर हाई कोर्ट ने उनके मामले में, तो कोई ना कोई आपके साथ खड़ा होगा अगर आप सीधे खड़े हो जाएं अपने हक़ के लिए भी और इंसाफ देने पर तुल जाएं। लेकिन बहरहाल ये एक्सपेक्टेड था और आमिर फ़ारूक साहब ने अगर इन जज साहब को अपॉइंट किया था तो किसी वजह से ही किया होगा। जिस तरह से आमिर फ़ारूक साहब इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर हैं, वो सबको पता है, इसमें कोई ढकी छुपी बात तो अब रह नहीं गई। तो उनकी तरफ से इस जज को भेजना, हालांकि पिछले जज ने सारा केस सुन लिया हुआ था,
अव्वल तो उन्हीं को फ़ैसला सुनाने के लिए कहा जाना चाहिए था, उन्होंने नहीं सुनाया, उसके बाद आपने इनको भेज दिया। तो ये सारा कुछ ही उसी एक ड्रामे का हिस्सा है, उसकी मुख्तलिफ़ किस्तें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहूँगी कि देखिए, पीटीआई को अपनी लड़ाई तो बहरहाल ख़ुद लड़नी पड़ेगी। अगर आप ये समझें कि अदालतें आपके महाज संभालेंगी या आपकी तरफ से, उनकी तरफ से जंग होगी, तो वो कहीं ना कहीं किसी एक हद तक हमें रेजिस्टेंस तो नज़र आती है। वो भी इस वजह से नज़र आती है कि जब उनके ऊपर बात आती है तो वो ज़रूर अपने इदारे पर, अपने फैमिली पर, उनकी ज़ात पर, अदलिया के वक़ार पर जब बात आती है तो वो ज़रूर खड़े होते हैं और हमें एक रेजिस्टेंस नज़र आ रही है आला अदलिया में। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि जी आप उस तरह समझें कि हर जज इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करेगा, तो जब आप माफियाज़ के साथ लड़ते हैं तो ये मुमकिन नहीं होता। हर शख्स उस तरह से ताकतवरों के ख़िलाफ़ नहीं खड़ा हो रहा होता। तो लड़ाई आपको अपनी लड़नी पड़ेगी। अदालतों में यही कुछ है आपके लिए। अगर ये आज आपको मुअत्तल कर भी देते सज़ा, तो आपके ख्याल से इमरान खान रिहा हो जाते? नहीं होते, कोई और केस में फंस जाते, फिर किसी और केस में ज़मानत होती, फिर अलकादिर में सज़ा होती, फिर आप वो लेके जाते, फिर उसकी अपील होती, ये तो चलता रहता। तो ये आपने अगर इमरान खान को रिहा करवाना है तो पीटीआई के पास यही एक ऑप्शन है कि उन्होंने ज़ाहिर अदालतों में तो पेश होना है, वहाँ पे तो अपनी एक जो फॉर्मेलिटी है, जो लड़ाई है, वो लड़नी है बिल्कुल, और लड़नी चाहिए, हर ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जब तक आप इसका एक ओवरऑल पॉलिटिकल प्रेशर नहीं बढ़ाते हैं, उस वक्त तक इमरान खान साहब की रिहाई आपके लिए नहीं मुमकिन हो पाएगी। भले आप जितने मर्ज़ी अच्छे केसेस लड़ लें, भले आप जो मर्ज़ी दुनिया के शवाहिद ला के रख लें, ये सिस्टम एक गटर सिस्टम है जिसमें बहुत से लूप होल्स हैं और बहुत इसमें मौक़े मौजूद रहते हैं कि किसी तरह किसी को फांसना है तो उसके आपके पास से इतने हज़ार रास्ते हैं कि आप इंसाफ और हक़ पर होते हुए भी बाज़ औक़ात अपना केस नहीं लड़ पाते, नहीं जीत पाते। तो ये इसी किस्म का निज़ाम है। अब इस निज़ाम को जब आप कभी अगर इक़्तिदार में आए तो क्या उसके साथ करेंगे इस निज़ाम को ठीक करने के लिए, वो एक अलग मामला या बहस है। लेकिन अभी के लिए ये है कि ये आप तय कर लें कि आपको अपना बोझ खुद ही उठाना पड़ेगा। ये एक वन लाइनर है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है। अवाम को बोझ अपना उठाना पड़ेगा, हर इदारे को अपना बोझ खुद उठाना पड़ेगा, आपको अपनी पार्टी का बोझ खुद उठाना पड़ेगा। हर कोई अपने अपने बोझ को उठाएगा तो ये सिस्टम ठीक होगा। पहले गिरेगा और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ठीक होगा। लेकिन ये इसी तरह ही होगा कि हर कोई अपना बोझ खुद उठाए। अगर हर कोई दूसरे की तरफ देखे कि वो कर ले, मुझे कुछ ना करना पड़े, मैं बस बैठ के पॉपकॉर्न्स लेकर हाथ बांध कर तमाशा देखूं कि किस तरह हो रहा है सब, तो ये ऐसे तो नहीं होता। इसकी साफ मिसाल आप देख लें। मैं भी बोलीविया की आज सुबह से बड़ी न्यूज़ चल रही थी। बोलीविया में जनाब जो वहाँ का फ़ौजी था, आर्मी चीफ, उसने वहाँ पर जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की और जनाब एक लिहाज से उलट भी लिया। सारी जो अहम सरकारी इमारत हैं वहाँ पर फ़ौज दाखिल हो गई। उसने फ़ौज कशी करके अपने तौर पर पूरा जो बिस्तर था संभाल लिया था, जो तख्त था वो संभाल लिया था। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर जो सदर थे बोलीविया के, उन्होंने उसको फ़ौरी तौर पर डिसमिस भी किया और उसके बाद पुलिस ने उस फ़ौजी आमिर बागी को पकड़कर गिरफ़्तार किया। ये मनाज़र हम देख रहे हैं कि पुलिस ने आर्मी चीफ़ को गिरफ़्तार किया हुआ है और उसने फ़ौरी तौर पर ये जो सारे लोग थे उनको इमारतों से निकाला और उनको वापस फ़ौज को बैरकों में भेजा। टैंक वैंक सड़कों पर आ गए हुए थे और उन्होंने ये सारी फ़ौजी बगावत जो थी वो नाकाम बनाई और लोग उसमें उसके साथ थे और उन्होंने भरपूर तरीके से इसको सपोर्ट किया। ये मिसालें हम तुर्की की भी दे चुके हैं कि वहाँ पर भी फ़ौजी बगावत को कैसे नाकाम बनाया गया, जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश को कैसे नाकाम बनाया गया। तो देखिए, जिन मुल्कों में अवाम अपने हुकूक के लिए अपने शऊर रखते हुए, अपने आइन और क़ानून की हदूद में रहते हुए पुरअमन भी जब बाहर निकलते हैं तो लोग उस अवाम के सामने खड़े नहीं हो सकते। कितनी आबादी है बोलीविया की? मेरा ख़्याल है 1 करोड़ और कुछ 20 लाख या चंद लाख लोग हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो 1 करोड़ हैं और आप 25 करोड़ हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा फ़र्क है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ये हैं कि या बैठ के देखते रहते हैं तमाशा। हमारे अंदर वो हिम्मत ही नहीं होती। हम सोचते हैं यार ये तो ऐसे ही होता है, ये मुल्क का निज़ाम ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता रहेगा, ये सब अपने अपने उसमें लगे हुए हैं, ये वो। और जब
इधर सहाफ़ी जो हैं वो देख रहे हैं कि जी वो सियासी जमातें करें, सियासी जमातें देख रही हैं जी अदलिया करे, अदलिया देख रही है कि जी ये लोग करें, इनकी लड़ाई है, हर कोई इसी उसमें है। लेकिन गरीब आदमी पिस रहा है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा। तो ये है, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि जो कीनिया में हुआ, टैक्सेस लगाए एक्स्ट्रा, लोग बाहर निकले, वहाँ पे तो खैर उन्होंने जलाओ गिराव भी किया, लेकिन जलाओ गिराव को तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन बहरहाल बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले। ख़बरें आ रही हैं कि वहाँ पे भी टैक्सेस वगैरह वापस लिए जा रहे हैं या कुछ इस तरह से। तो जब लोग अपने हक के लिए बाहर निकलते हैं तो उनको रोकना मुमकिन नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम है कि लोग किसी हद तक, एक अवेयरनेस तो है, उनका माइंड क्लियर है, और वो उन्होंने 8 फरवरी को निकल के बताया है कि उनका माइंड क्लियर है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कहीं पर जब उसका इजहार करने का मौका आता है तो वो हमें उसमें वो स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती। तो इस वजह से जो हमारा एक सिस्टम है वो उसी तरह से अभी तक माफियाज़ के कंट्रोल में है, उसी तरीके से वो आप समझ लें कि आज़ाद नहीं हो पा रहा। तो ये है जी सारी कहानी। अल्टीमेटली ये अवाम के हाथ में है, ये पीटीआई के अपने हाथ में है, उनके वर्कर्स के हाथ में है। जितनी हर तरफ से सपोर्ट होनी चाहिए वो उतनी मिलेगी या नहीं, ये उनकी किस्मत है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि अदालतें किसी हद तक तो बात करती हैं, लेकिन सब लोग, वही बात है कि कुछ सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, कुछ अपने पुराने मामला तय करते फिर रहे हैं, बदले निकाल रहे हैं, इंतकाम लेते फिर रहे हैं, कुछ वो लोग हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो वैसे ही बुज़दिल भी होते हैं। तो ये भी सारी चीज़ें साथ होती हैं। तो ये सारा कुछ मिला के जो अल्टीमेट कंडीशन है वो यही है कि जो कुछ भी है वो अब इनके अपने ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर ये कहेंगे कि कोई और लड़ेगा तो वो खाली, उससे खाली बात नहीं बनेगी भाई। आप अदालतों में आएंगे, आपको इंसाफ तक मिलेगा जब आपका पॉलिटिकल प्रेशर पीछे से होगा। खैर, अब इस पे आ जाते हैं कि जो मैं बात करी कि कुछ लोग जो रेजिस्ट कर रहे हैं। अभी मखसूस नशिस्तों के केस में आज बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत हुई है जनाब, और वहाँ पर आज ये देखने में आया कि जो काजी फायज़ ईसा साहब हैं वो काफ़ी मुश्किल में हैं। उसमें देखा जाए तो आज की समाअत का, जब मैं अगर लुब्बे लुबाब बताऊँ तो वो ये है कि इलेक्शन कमीशन का वकील टोटली ये समाअत में बिल्कुल नाकाम हो चुका है, और वो किसी भी बात का जवाब नहीं दे पा रहे, किसी नुक्ते पे वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए, और ये बात खुद उन्होंने अपने मुंह से कह भी दी है कि मैं जजेस को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। और अब जो एक नुक्ते पे सारी गेम चल रही है वो सिर्फ एक नुक्ता ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आज़ाद कैसे डिक्लेयर करार दे दिया। जब वो कह रहे थे कि हम पीटीआई के हैं, तो आपने उन्हें आज़ाद कैसे डिक्लेयर कर दिया? ये वो सवाल है जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन का वकील आज 1.5-2 घंटे की समाअत में नहीं दे सका। गुस्सा वो बहुत कर रहे थे, बड़बड़ा भी रहे थे, जजेस के साथ उलझ रहे थे, लेकिन जवाब नहीं दे पा रहे थे, और मुसलसल उनसे बार बार ये सवाल हो रहा था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये सवाल किया, जस्टिस मुनीब ने किया, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा कर रही थी, लेकिन उनको या आफरीदी भी आज तो बात कर रहे थे इसके ऊपर, लेकिन वो किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर पाए। अल्टीमेटली उनको ये कहना पड़ा कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसकी तशरीह के तौर पर उन्होंने ये खुद से तय कर लिया कि जी ये आज़ाद है। तो इस पर फिर काजी साहब को भी कहना पड़ा कि आपने फिर ये तशरीह गलत की, और अगर आपको ये लग रहा था कि आपको समझ नहीं आई फैसले की तो आप किसी से मशवरा कर लेते, आप सदर को ख़त लिख देते, आप यूँ कर लेते, वो कर लेते, पता नहीं सदर भी जवाब देते या नहीं देते। बहरहाल यानी अल्टीमेटली फ़ैसला देने वाला भी इस बात के ऊपर हमें मुत्तफ़िक नज़र आया कि इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले की सही तशरीह नहीं की। अब अगर उसने, इलेक्शन कमीशन ने फैसले की सही तशरीह नहीं की तो उसकी सज़ा आप पीटीआई को कैसे दे सकते हैं? ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर अब पीटीआई का स्ट्रॉन्ग बन गया केस। पीटीआई अब इसमें बाकायदा पिटिशनर भी बन चुकी है, और उन्होंने फ़रीक बनने के लिए भी बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी है। और दूसरी तरफ आज उन्होंने इस पूरे केस में बार बार जब ये बात हो रही थी तो जाहिर है इससे अल्टीमेटली जो फ़ायदा है वो पीटीआई को मिलेगा, अगर ये तय होता है कि जी इलेक्शन कमीशन की गलती थी कि उसने आज़ाद डिक्लेयर किया। आप निशान सबको अलग दे सकते थे, लेकिन ये तो नहीं कह सकते थे कि ये एक पार्टी के नहीं है। पार्टी तो ख़त्म नहीं हो गई थी, पार्टी तो अपनी जगह मौजूद थी। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। बहरहाल अभी तक जो 3-4 पिछली समातें हुई हैं, इसका मैं अगर अपने तौर पे देखूँ तो 3-4 ऐसे सवाल हैं जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन टोटली फंस चुका है। ब्लैंक थे बिल्कुल उनके वकील। एक तो ये कि दूसरे जो जमात के लोग हैं उनको कैसे नशिस्तें मिल सकती हैं, इसका जवाब वो नहीं दे सके।
दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद से पीटीआई के लोगों को आज़ाद कैसे डिक्लेयर कर दिया, इसका भी वो जवाब नहीं दे सके। तीसरा, जो लोग पीटीआई के मौजूद हैं जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की, उनको क्यों आज़ाद नशिस्तों के उनको क्यों नहीं मखसूस नशिस्तें दी गई, इसका भी जवाब आज इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था। तो ये 3-4 ऐसे सवालात हैं, की पॉइंट्स हैं, जिनके ऊपर ये केस बहुत ही वीक हो चुका है इलेक्शन कमीशन के लिए। अब कोई जाली तरीके से फॉर्म 47 वाले तरीके से किसी ने मदद करनी है और इलेक्शन कमीशन को ये जिताना है केस, और बाकी जमातों में ये नशिस्तें बांटनी हैं, ये अगर उन्होंने धोखेबाजी से करना है तो वो कोई कर सकता है, ताकत के ज़ोर पे करना है तो कर सकता है। लेकिन अगर लॉजिकली हम देखें या आर्ग्यूमेंट्स को देखें तो उसमें आज टोटली इलेक्शन कमीशन फारिग हो चुका है और कोई उसकी चीज़ पल्ले नहीं रही। हत्ता कि आज उन्होंने रिकॉर्ड्स भी सही से जमा नहीं कराए। उनसे पूछा गया, पीटीआई ने तो नशिस्तें जमा कराई थी ना, उनकी नशिस्तों की जो लिस्ट है वो दे दें, तो वो भी उन्होंने प्रोवाइड नहीं की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पीटीआई के लोगों ने आपके सामने कागजात जमा कराए थे, उनके एफिडेविट्स वगैरह तो उन्होंने पीटीआई के जमा कराए थे, वो दे दें। वो रिकॉर्ड जमा नहीं कराया गया। तो अब बज़ाहिर ये सब चीज़ें, ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन के वकील या तो बौखलाहट का शिकार हैं, या फिर उन्हें पता है कि जब ये चीज़ें रिकॉर्ड पर सामने आएंगी तो फिर और हकीकत खुल जाएगी कि भाई वो लोग तो अपने आप को पीटीआई का कह रहे थे, आपने ही उन्हें तय किया। और याहिया अफरीदी साहब ने तो आज बाकायदा कहा कि आपने कैसे तय कर दिया, हु यू आर टू डिसाइड कि ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। तो ये आज की समात का हाल रहा। अतर मिनल्ला साहब ने अगेन वही बात की आइन और क़ानून की कि आपका काम सिर्फ ये नहीं था कि आपने इलेक्शन कराने और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, आपका काम ये था कि आपने मुनसिफाना इलेक्शन करवाने, और आपने एक जमात को बहैसियत जमात अगर उठा के इलेक्शन प्रोसेस से ही बाहर कर दिया है तो आपने आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी की है, और इसके खिलाफ तो फिर बाकायदा कार्रवाई बनती है कि आप अपने तौर पर ये कैसे तय कर सकते थे कि आपने एक बड़ी पॉलिटिकल जमात को उठा के इस तरह से इलेक्शन से आउट कर दिया। तो ये जी आज सारी कहानी है। देखा जाए तो आज बाजी पलट चुकी है, और ये नशिस्तें ना सिर्फ ये कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, बल्कि मैं तो समझती हूँ कि पीटीआई की बहैसियत पीटीआई शनाख्त भी बहाल होनी चाहिए इस सारी डिस्कशन के नतीजे में कौमी असम्बली के अंदर, और नशिस्तें भी उनको जाती हुई नज़र आ रही हैं अगर इंसाफ पे फैसला हो। बाकी अगर नाइंसाफ़ी करने पे आप तुल जाएं तो फिर आपकी अपनी चॉइस है, फिर तो आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज मुझे तो लगा कि पहले जो केस लग रहा था कि 50-50 हो सकता है, लेकिन आज लग रहा था कि काफ़ी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इसमें मौक़िफ़ है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हुआ है। कुछ मज़ीद ख़बरें भी हैं, अपडेट्स भी हैं, अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।